नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का रोजगार संघ विपिन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है 5 सितंबर को, और इसमें भारत सरकार ने करीबन 40,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जो बिल्कुल बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसको चूकना नहीं है, बिल्कुल इस मंजिल को फतह करना है। तो आइए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाती है, और कम से कम समय में बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे कंटेंट्स के साथ आपकी तैयारी कैसे करवाई जाए, इसी के लिए ये चैनल समर्पित है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। अब आइए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस एसएससी जीडी में 4 पार्ट में 4 सेक्शंस के एग्ज़ाम होते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और हिंदी इंग्लिश। इसमें से मैक्सिमम बच्चे, जैसा कि देखा गया है, हिंदी प्रीफर करते हैं। तो आज हम हाजिर हैं पहले एपिसोड में आप सभी के लिए हिंदी के PYQ के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि जो हिंदी सबसे सरल भाषा है, राष्ट्रभाषा भी है, पहले से ही आप सभी में, हम सभी में एक सहज समझ है बनी हुई, जिसको करने में आसानी होती है। और हमारे सारे सेक्शन की अगर बात की जाए तो जो उसका वेटेज है वह सबका 20-20 क्वेश्चन रहता है, इसके 20 क्वेश्चन होते हैं, और नंबर हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसके लिए भी 40 नंबर फिक्स किए गए हैं। तो बहुत ही, अगर थोड़ी सी मेहनत करें और आप अगर बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें तो इसमें आप बिल्कुल 20 का 20 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं और 40 का 40 नंबर ले सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में। तो उसके लिए केवल ये है कि आपको वो करना पड़ेगा जो बिल्कुल सही हो, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बेहतर प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 2024 में 20 फरवरी 2024 के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था, उसका पूरा 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के मैं सेट 1 के रूप में हाजिर हूँ। और मैं इसकी बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से प्रयास करूँगा कि आपको बताऊँ। अगर ये चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह हमें आंसर करने हैं कम से कम समय में, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल जुड़े रहिए। जैसा कि आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं एसएससी सीजीएल और आरआरबी साथ साथ स्टेट बोर्ड के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में फ़ाइनल सिलेक्शन लिए हैं। और मैं चाहता हूं कि मैंने इस प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए जितनी मेहनत की, जिस तरीके से तैयारी की, और मुझे पता चला कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कम से कम टाइम में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो सके, तो मैं चाहता हूं कि अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं। इसीलिए मैं इस दिशा में अधिकतम रोजगार प्रयास के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। तो चलिए, आइए, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे, और बिना देरी किए अब हम हिंदी के सेट 1 की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन सही से पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं बहुत चालाकी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाकी। यहाँ पे कहीं पे नहीं लगा देंगे, कहीं पे कुछ लगा देंगे। तो ऐसे में मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विलोम शब्द क्या है, किस में से? रेखांकित शब्द में से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेखांकित, रेखांकित का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे नस्वर के नीचे क्या किया गया है, रेखा खींचा गया है। इसी को बोलते हैं रेखांकित। रेखा अंकित की गई है जिस शब्द के नीचे, ठीक हमको उसी का विलोम शब्द ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए, हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेनी है कि यहाँ पे क्या विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन समझने के बाद हमें क्या करना होगा, कोशिश ये करनी होगी कि कम से कम टाइम लगे। इसके लिए हमको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा कि इसमें से दो काफ़ी पास पास के आंसर देने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, और दो ऐसे रहते हैं कि आप आसानी से उसको छांट सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे संपन्न है। संपन्न मतलब क्या होता है? किसी कार्य का पूरा हो जाना, किसी काम का पूरा हो जाना। तो किसी काम के पूरा हो जाने से नश्वर का
कोई संबंध नहीं है। आप यहाँ पर देखें, नश्वर का मतलब होता है नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला, जिसको नष्ट किया जा सके। ठीक है, तो जो नष्ट हो जाने वाला है उसका पूरा हो जाने से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, तो सबसे पहले इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सहित है। सहित मतलब क्या होता है? साथ, किसी भी चीज़ के सहित, जैसे बोलते हैं ना कि इसके मतलब पानी सहित, खाना सहित, किसी भी चीज़ सहित मतलब क्या होता है कि साथ में, मतलब संबंध बताया जाता है कि ये साथ में ये भी चीज़ है, तो इसका भी इस नश्वर से, नष्ट हो जाने का कोई संबंध नहीं, तो फटाक से इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो है दानव। दानव का मतलब क्या होता है? एक तरह से देखिए, जो मानव होता है उसका उल्टा दानव होता है। मानव तो मानव है, दानव मतलब होता है कि राक्षसी प्रवृत्ति, जो जिसका जो बिहेवियर है बिल्कुल मानव के बिहेवियर से बिल्कुल अलग है, उसको बोलते हैं दानव। तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए, अगर आप पूरा 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते तो चौथा जो बचा वही आंसर होगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन आपको ये भी समझ लेना है कि अनस्वर, अनस्वर का मतलब क्या है। देखिए, अ मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं। किसी भी शब्द में अगर हम शुरू में अ जोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं। अब यहाँ पे नश्वर तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो अनश्वर मतलब क्या है कि नहीं नष्ट होने वाला। अगर इसकी के अर्थ को अगर हम लिखा जाए तो नहीं नष्ट होने वाला, नहीं नष्ट होने वाला, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी है। और फटाफट एलिमिनेशन विधि के द्वारा जो भी नहीं होगा उसको छांट करके जो बचेगा क्या तो वो कर दीजिए, या फिर इसका अगर प्रॉपर मीनिंग जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसके प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, तो वैसे केस में आप एलिमिनेट करें और जो बचे उसको भी आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली है अनस्वर होगा। नस्वर का जो विलोम है, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, बिल्कुल इसका विपरीत। तो हमें यहाँ पे इसका विपरीत मीनिंग बताना था, तो नस्वर का और नस्वर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये है, फिर से वही है रेखांकित, यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे जो एक वाक्य दिया गया है कि पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसको रेखांकित किया गया है। तो इसके लिए क्या बोला है कि एक सार्थक शब्द बनाइए, यानी कि यहाँ पे जो हाथ से लिखी एक पुस्तक की बात की जा रही है, इसके लिए हमको एक ही सार्थक शब्द पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में अगर आप देखें तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये पांडु, पांडु मतलब क्या होता है? पांडु मतलब होता है हाथ, ये हाथ होता है, और पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखी हुई पुस्तक। तो इसका आंसर तो ये पांडुलिपि होगा, ये है। लेकिन अब हम देखें कि जैसे ये चित्र पुस्तक है, इसको पांडुलिपि के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। छाया प्रति, ये भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये किट करके, और यहाँ पे क्लियरली यहाँ से लिखी एक पुस्तक के लिए जो सार्थक शब्द है वह पांडुलिपि होगा, इसमें टिक लगाएंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। मैं इसके बारे में एक अलग से क्लास रखूँगा जिसमें आपको पूरा जो भी आई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसकी व्याख्या करूँगा। अब चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है विलोम शब्द। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समान का दुरुपयोग ना करें, समान का क्या करना है? दुरुपयोग ना करें के बारे में बताया गया है। देखिए जी, ये हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि रेखांकित जो हमारा शब्द है यहाँ पे वो दुरुपयोग है। दुरुपयोग का मतलब क्या होता है आप समझिए। दुरुपयोग का मतलब होता है सही प्रयोग नहीं करना, सही प्रयोग नहीं करना, यानी कि गलत प्रयोग इसको बोल सकते हैं। गलत, किसी भी चीज़ का अगर सही इस्तेमाल न किया जाए, सही उपयोग नहीं किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? दुरुपयोग बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? इसका देखिए यहाँ पे निरुपयोग, दुरुपयोग, कठोर और सदुपयोग, यहाँ पे क्या किया है कि बहुत नज़दीकी मतलब कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं कि बच्चे को फंसाने का काम किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द है। विलोम का मैंने पहले ही बताया कि विलोम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उल्टा पुल्टा, है ना जी। उल्टा ही इसका, उल्टा पुल्टा जो होगा अर्थ में, वही इसका आंसर होगा। तो
जिसका प्रयोग गलत है, हाँ, वह क्या है, इसका अगर देखें विलोम तो इसका होगा सदुपयोग। सदुपयोग मतलब कि मतलब क्या होता है, अच्छे अच्छे काम में प्रयोग, ठीक है ना। इसमें अगर सदुपयोग में देखें तो किसी भी चीज़ का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो सदुपयोग है कि इसका अच्छा उपयोग, सही उपयोग, हाँ, इसका सही उपयोग अगर किया जाता है, सही प्रयोग किया जाता है तो उसी को बोलते हैं सदुपयोग। जबकि दुरुपयोग क्या होता है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल गलत इस्तेमाल करना। तो इसका यहाँ पे आंसर जो होगा ए होगा। निरुपयोग, यह भी एक तरह से दुरुपयोग के सेंस में ही आ गया, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमको यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है, विलोम शब्द बोला जा रहा है। पर्यायवाची बोला जाता तो फिर यहाँ पे फंसाता। ये कुरुपयोग देख लीजिए, ये भी क्या है, ये भी करीबन वही है, दुरुपयोग के पर्याय के आसपास। ये कठोर का कोई मतलब नहीं है, कठोर का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे इसमें से जो आंसर होगा वो पहला होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प में रिक्त स्थान के जगह में क्या करना है, पुल्लिंग वाला जो रूप है वह विकल्प चुनना है। ठीक है जी। देखिए, मैं खाली स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, ये शब्द है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी साल के महीने के नाम होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी जो भी है ना, इसमें जैसे दिसंबर हो गया तो यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। आप हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कि जो साल के महीनों के नाम है यह पुल्लिंग होता है। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा। और फटाफट यहाँ पे दिसंबर डी, अपनेपन नहीं होगा, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, यहाँ पे दिसंबर होगा। तो यहाँ पे दिसंबर पुल्लिंग के रूप में डाल दीजिए। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे क्या बोला, ईश्वर की शरण में जाना ही प्राप्ति का, उद्धार की प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। उद्धार का मतलब क्या होता है, मोक्ष। जैसे जब आप देखते हैं कि जब लोगों का एक एज हो जाता है, जब सारे कर्म कांड कर लेते हैं तो फिर उनको लगता है कि अब ईश्वर की शरण में जानी चाहिए और जहाँ से मुझे उद्धार की प्राप्ति होगी, जहाँ से मुझे मोक्ष मिलेगा। तो आप देखिए, यहाँ पे जो विमुक्ति है, जहाँ पे जो विमुक्ति है, सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, जबकि यहाँ पे जो विमुक्ति है उसका उद्धार का पर्याय है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो उद्धार का अगर देखें पर्यायवाची शब्द तो इसका विमुक्ति होगा। हाँ, छुटकारा मतलब उस सेंस में, मोक्ष प्राप्ति के सेंस में छुटकारा का हम यूज नहीं कर सकते, परित्राण का यूज नहीं कर सकते। उद्गम तो बिल्कुल उद्गम के बारे में है, मतलब नए जन्म के बारे में है, सृजन के बारे में है, तो इसका तो प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस केस में जो उद्धार का सही पर्यायवाची होगा वह विमुक्ति होगा। यह बिल्कुल ही सही विकल्प है। यहाँ पे ये मुझे लगता है कि मिसप्रिंट है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तो आप पर्यायवाची के हिसाब से अगर देखें उद्धार का, तो इसका सही आंसर विमुक्ति होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें अगर देखें तो क्या पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। अब यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, यानी कि वाक्य दिया है कि महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या है, वह धर्म नहीं तो क्या है। अब देखिए, जो सब धर्म को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है, तो जो धर्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि अ मतलब क्या होता है, नहीं। तो अगर धर्म में अ लगा दिया जाए वही क्या होगा, धर्म का उल्टा हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे उल्टा के सेंस में ही है। अगर आप देखें, जो धर्म नहीं है वो सधर्म तो हो नहीं सकता, धर्म के साथ तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया। तपस्या, जो धर्मों को सम्मान नहीं देता वो तपस्या का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आचार मतलब क्या होता है, व्यवहार। अब जो धर्म को सम्मान ही नहीं देता वह आचार व्यवहार से क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है सी, जो आप देख रहे हैं कि अधर्म है, वो बिल्कुल सही है कि जो सभी धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या है, बिल्कुल
अधर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ये देखिए पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पे देखिए स्थिर, स्थिर है, पर्वत खाली स्थान, स्थिर जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, इसके पर्यायवाची निकालने हैं। अब देखिए स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है कि एक जगह रुका हुआ है, वो मतलब वो चलनशील नहीं है, वो कहीं भी मूवेबल नहीं है, गतिमान नहीं है, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर का गिरावट से कोई मतलब है क्या? नहीं, गिरावट का मतलब है कि ऑलरेडी कम हो गया, स्थिर तो है ही नहीं। मंगल, मंगल का भी स्थिर से कोई मतलब नहीं है। सुगम, सुगम मतलब क्या होता है? आसान, इसका भी स्थिर से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो निश्चल, देखिए चल, चल मतलब क्या होता है? चलना, और इसमें यहाँ पे नी लगा दिया गया, तो ये हो गया निश्चल, यानी कि यह चलने में असमर्थ है। यह क्या है? नी, जो चल नहीं सकता वही क्या होगा? स्थिर होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा, सही आंसर, वह ऑप्शन ए होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वाक्य में जो उचित सार्थक शब्द है उसका पता लगाइए, चयन करिए। रात होते ही रवि बढ़ गई है। अब देखिए रवि कोई शब्द होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं कि रात होते ही भार बढ़ गई। भार क्या होता है जी? ये यहाँ पे बिल्कुल सेट नहीं करता। रात होते ही भरा बढ़ गई है जी, ये भी बिल्कुल सेट नहीं करता। रात होते ही राभ बढ़ गई है, ये भी बिल्कुल गलत लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बचा। इसमें क्या लिखा है कि रात होते ही क्या हो गई? भीड़ बढ़ गई है। ये जी बिल्कुल सही है। भीड़ क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, वो भीड़ हो जाती है, भीड़ कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा सही, वो होगा भीड़, जो सार्थक है, सार्थक। जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे गर्मी है, अब गर्मी को अगर आप र मी ग लिख दीजिए तो यह कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसके लिए क्या हो? गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? गर्मी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी रवि जो दिया है वह भार, भरा, राव, ये सब क्या है? निरर्थक, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका होगा भीड़, सही ऑप्शन। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे मुहावरा का सही अर्थ हमें ज्ञात करना है। मुहावरा का सही अर्थ, मुहावरा लोकोक्ति के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह क्या है कि कुछ लंबे शब्दों को, कुछ लंबे वाक्यों को कम शब्दों में कहने की एक कला है। लोकोक्ति भी वैसे ही होता है और मुहावरा भी सेम उसी तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे दिया है अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन का चिराग का मतलब होता है, आप पढ़ेंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा विशेष। अलाउद्दीन का चिराग का मतलब होता है कोई आश्चर्यजनक वस्तु, आश्चर्यजनक वस्तु। जैसे मैं, अगर मेरे पास कोई बोलता है कि अगर मेरे पास अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं एक दिन में आपको अमीर बना देता। अगर मेरे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं आपको 10 दिन में परीक्षा पास करा देता। तो यानी कि कोई आश्चर्यजनक वस्तु का होना जिसके चलते क्या हो जाए, कुछ कमाल का काम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे भाग्य खुलना, भाग्य खुलना जो है अलाउद्दीन का चिराग का मुहावरा का अर्थ नहीं है। चूँकि कोई अगर भाग्य कब खुलेगा? जब कुछ ऐसा युक्ति हमारे पास होगी, कुछ आश्चर्यजनक वस्तु जिसकी मदद से भाग्य खुलेगा। तो ये एक प्रोसेस है, भाग्य बाद में खुलेगा। पहले क्या होना चाहिए? आश्चर्यजनक वस्तु, पहले अलाउद्दीन का चिराग अपने पास होना चाहिए। तो ये भाग्य खुलना नहीं होगा, आमना सामना होना ये भी नहीं होगा, पूरी तरह से बस में करना ये भी नहीं होगा, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आश्चर्यजनक वस्तु। अलाउद्दीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक वस्तु का होना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि तत्सम रूप का सही विकल्प बताइए। जो कोष्टक में, यानी कि जो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं यहाँ पे ईंट शब्द, इसके बोल रहे हैं कि तत्सम रूप का सही विकल्प बताइए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें कि शब्द जो है ना, उसके बारे में बताऊँ कि एक हो गया तत्सम, ठीक है, और एक होता है तद्भव, ये जो है ना तद्भव। इसमें क्या होता है? तत्सम शब्द क्या हो गया कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में जो शब्द यूज किए जाते हैं, वहाँ के शब्द जो हूबहू ले लिए गए, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, प्रयोग किए जाने लगे, उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। यानी कि संस्कृत भाषा
के हूबहू शब्द, उसको बोलते हैं तत्सम। नाम से ये तत्व मतलब बिल्कुल उसके समान ही, संस्कृत भाषा के समान ही, मतलब जो हूबहू है इसको बोलते हैं तत्सम। लेकिन तत्सम में मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उसको तद्भव कब बोलेंगे, जब उसको अपने हिंदी में उसको शब्द रूपांतरण कर लिया गया। यानी कि जैसे ईंट, ईंट जो है ना वह क्या है, ईंट है आपका तद्भव, यानी कि उसको हिंदी में बनाया गया, जो संस्कृत का शब्द था उसको हिंदी में परिवर्तित किया गया, इसको ईंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि तद्भव दिया हुआ है और तत्सम रूप का सही विकल्प पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ईंट है ना, इसका जो तत्सम होगा वो इष्टिका होगा। इष्टिका शब्द संस्कृत में ईंट के लिए प्रयुक्त होता है और यही ओरिजिनल शब्द है संस्कृत का, इसी का तद्भव रूप हिंदी में ईंट बनाया गया है। अब देखिए इसका रेट का कोई संबंध नहीं है, ईंट का और रेट का इसमें कहीं कोई संबंध नहीं, गलत ऑप्शन है। गंडक नदी का नाम है, ये भी अक्ष, अक्ष का भी ईंट से कोई संबंध नहीं है, तो इष्टिका हमारा इसका सही आंसर होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें क्या है, इसमें एक वाक्य दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको इसमें त्रुटि को, यानी कि एरर है एक तरह का, त्रुटि को चुनना है। और ये भी पूछा गया है कि अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो फिर क्या करें आप, इसमें कोई त्रुटि नहीं है चुने, यानी कि देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें कोई त्रुटि नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हमको शब्द को, वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है और वह है विद्या जोर अर्थी। इसमें अलग अलग दिया है, शब्द के योग से बना है विद्या प्लस अर्थी और विद्यार्थी शब्द दो। अब इसमें हमें क्या पूछना है, हमें क्या देखना है कि जिसमें कोई त्रुटि है उसका सिलेक्शन करना है, उसको देखना है। तो बना है विद्या प्लस अर्थी, ये जो है ना सही है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं लग रहा है। विद्यार्थी शब्द दो, ये भी जो है ना इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा अपना। और देखिए शब्द के योग से, यहाँ पे क्या है, दो शब्द, दो शब्द, दो शब्द मतलब क्या हो गया, ये पुलिंग हो गया। एक शब्द रहता तो ठीक है, यहाँ पे दो शब्द हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा सही, शब्दों के योग से। जैसे ही दो हो गया तो शब्द नहीं रहेगा, यहाँ पे शब्दों के योग से, यहाँ पे ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा तब जाकर के ये सही होगा। ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे विद्यार्थी, तो इसमें त्रुटि किस में है, बी में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से यहाँ पे मुहावरा पूछा जा रहा है, मुहावरा पूछा जा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ चयन करना। देखिए झांसा देना, झांसा देने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। कोई मित्र जो है झूठ बोल करके अपने मित्र को धोखा देता है, या किसी भी तरीके से अगर धोखा दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, झांसा देना। यानी कि किसी सेम शब्दों के लिए, किसी सेम वाक्य के लिए अगर कुछ ऐसे लोकोक्ति यूज किए जाए तो उसको मुहावरा या लोकोक्ति कहा जाता है। तो झांसा देने का मतलब ही होता है धोखा देना। अब देखिए यहाँ पे दिया है बहुत नज़दीकी नज़दीक, धोखा मिलना, धोखा मिलना, धोखा होना, ये भड़काना, भड़काना तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए धोखा मिलना, धोखा देना, धोखा होना, यहाँ पे तीन है, इसमें बिल्कुल फंसने वाली बात है। तो समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे देना का बात है, जो प्रयोग किया गया है वह झांसा देने की बात कही गई है। तो धोखा मिलना, धोखा मिलेगा कब, जब कोई झांसा देगा, यानी कि धोखा देगा तभी तो धोखा मिलेगा। तो ये बाद की प्रक्रिया है, इसके लिए ये सही नहीं है। धोखा होना, धोखा कब होगा, जब कोई धोखा देगा, तो ये भी बाद की प्रक्रिया, यानी कि धोखा देने के बाद की प्रक्रिया, इसके लिए ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जो अर्थ होगा झांसा देने का वो होगा धोखा देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया हमारा सी। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में शुद्ध बर्तनी। इसमें जी गलती चुनना है, किसमें गलती है वो चुनना है। इसमें दिए गए विकल्पों में से शुद्ध बर्तनी, अच्छा चुनना मतलब जो गलत है ना, गलत है उसको काटना है, और सही बर्तनी वाले, शुद्ध बर्तनी मतलब सही बर्तनी वाले, शुद्ध मतलब क्या होता है, सही बर्तनी वाले वाक्य को चुनना है। अब यहाँ पे देखें दीपक, तो दीपक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दीपक कैसे लिखते हैं, दीपक ऐसे लिखते हैं। अब रेशनी, रेशनी कोई शब्द नहीं होता, रेशनी जो है ना ये रेशनी नहीं होता है, रोशनी होता है। तो सबसे पहले हमको शुद्ध बर्तनी पूछा रहा, तो ये गलत हो गया। अब देखिए राम की तुलना कबीर से मत करो, यहाँ तुलना देखें जी, तुलना कैसे लिखाता है, तुलना लिखते हैं हर्षुकार होता है, ये यहाँ पे दुर्घुकार दिया है, तो तुलना हमारा सही बर्तनी ऐसे होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब सी की तरफ चले, यह मशीन सब कार्य करती है। मशीन यहाँ पे देखिए, मशीन बिल्कुल गलत तरीके से लिखा हुआ है। मशीन जो है ना कैसे लिखा जाता है, दीर्घिकार मशीन, ये सही है।
तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन बचा, ऐसे भी 3 गलत हो गया तो डी ही होगा हमारा ऑप्शन। लेकिन अगर चौथा इसका मीनिंग देखें कि औरत में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल यह बात भी सही है। और इसमें देखिए औरत भी सही लिखा है, में भी बहुत शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें है फिर से एरर पूछा जा रहा है कि अगर कोई गलती नहीं हो तो उसको कोई त्रुटि नहीं है, नहीं तो क्या करिए, इसमें अशुद्धि पहचान करिए, अशुद्धि पहचानना है हमारा, ठीक है। इसमें देखिए हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। सबसे पहले इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये दिया है साथ मनाई जाती है और विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, सही है। हर साल तो सही, जो सही है वो तो गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन होगा नहीं इसको। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के, तो ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए साथ मनाई जाती है, अगर आप यहाँ पे ठीक से पढ़ें तो क्या होगा, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, मनाया जाता है, ये होना चाहिए, मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें त्रुटि है, हमारा जो बी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे होगा मनाया जाता है, तब जाकर कि ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा। इसके लिए जो अशुद्धि हमको चुनना था वो किस में है, बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सार्थक शब्द ज्ञात करिए, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित भाग। फिर से वही रेखांकित भाग है जो यहाँ पे रेखा के अंदर अंकित किया गया है कि देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, उसके लिए हमें सार्थक शब्द चुनना है। देखिए जी, यहाँ पे ऑप्शन है अशोक वाटिका, स्वर्ग, राधारणी वन और नंदन कानन। मैं आपको बता दूं कि देवताओं का उपवन को नंदन कानन कहा जाता है। नंदन कानन हुआ क्या था कि जो हमारे देवराज इंद्र थे, उनके जो उपवन थे उनका नाम नंदन था। कानन का मतलब क्या होता है, उपवन, वन। तो जो देवताओं का जो वन है ना, वह स्वर्ग में था और वह नंदन कानन के नाम से जाना जाता था। तो अशोक वाटिका तो होगा नहीं, स्वर्ग भी नहीं होगा और राधारणी वन भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा नंदन कानन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या किया गया है कि 5 आपको पैराग्राफ दिया गया है। गद्यांश, गद्य मतलब क्या होता है, कहानी, अंश मतलब उसका, यहाँ पे देखें अगर आप तो ये गद्यांश दिया गया है 16 से लेकर के 76 से लेकर के 80 तक। क्वेश्चन जो है ना 76 से 80 तक, ये देखिए मैंने वहाँ से लिया है, इसके लिए यहाँ पे 76 से 80 दिया है, लेकिन ये जो 76 होगा वो 16 होगा और ये जो 80 होगा वो 20 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखें तो गद्यांश का मतलब होता है, गद्य मतलब होता है कहानी और अंश का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। तो आप देखें कि नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थानों के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा, हमें ये भरना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मुझे यहाँ पे भरना है हम सभी को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट सरसरी निगाहों में इसको पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी खाली स्थान है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से खाली स्थान देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन खाली स्थान बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके खाली स्थान कार्यों के लिए 1999 में नोबल शांति खाली स्थान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया है संगठन। यह संगठन, जैसे ही पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाए किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक संगठन के बारे में बात की जा रही है। तो जो सबसे पहला है कि नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी हार्डवेयर गैर सरकारी या सरकारी हार्डवेयर का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये जी गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। गैर सरकारी सॉफ्टवेयर कुछ होता है क्या, ये भी गलत हो गया। सायंकाल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, संगठन, तो गैर सरकारी क्या होना चाहिए,
यहाँ पे संगठन होगा। तो इसका जो पहला का ऑप्शन है ये हो जाएगा संगठन। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें हमने गैर सरकारी यहाँ पे भर लिया था संगठन, ठीक है। पहला हमारा हो चुका है। संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से खाली स्थान देशों में मानवीय चिकित्सा की देखभाल प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे बीमारियों से अतिक्रमण, परिचय, प्रभावित, राजपथ। तो अतिक्रमण क्या होता है? बीमारियों से अतिक्रमण नहीं होता है, ये लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। राजपथ, बीमारियों से राजपथ का कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। बीमारियों से परिचय देशों में मानवीय, ये भी गलत है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा की देखभाल प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में जो सबसे सटीक होगा वो क्या होगा? प्रभावित। ठीक है, अब चले नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम भर चुके हैं प्रभावित देशों, ठीक है। ये क्या था? संगठन था। अब देखिए 3 नंबर की तरफ चलिए। अब यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV के उपचार के मदद करता है, ठीक है। तो यह संगठन जो है यहाँ पे विभिन्न है, अनुग्रह है, विनाश है, अत्यंत है। संगठन यहाँ पे देखिए विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण। अगर हम संगठन देखें अनुग्रह, यह संगठन अनुग्रह बीमारियों, तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह संगठन विनाश बीमारियों, ये भी बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। और यह संगठन अत्यंत बीमारियों, ये भी सही अर्थ नहीं दे रहा है। इसलिए जो आंसर होगा यह संगठन विभिन्न मतलब क्या होता है? अनेक बीमारियों जैसे मधुमेह है, दवा प्रतिरोधी संक्रमण है, HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस C, तो इन सब के उपचार में ये क्या करता है? मदद करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विभिन्न, ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा संगठन, ये हो गया बीमारियों से, या ये था प्रभावित, यह संगठन विभिन्न बीमारियों, ये था विभिन्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 नंबर में, MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए 1999 नोबेल शांति खाली स्थान से सम्मानित किया गया है। तो कई महाद्वीपों पर उनके अनुभव, ये संगठन है, संगठन का अनुभव सही मिल नहीं खा रहा है। ये महाद्वीप पर उनके बेकार कार्यों के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कई महाद्वीप उनके कार्यों के लिए, उनके अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके कार्यों, यह भी निगेटिव अर्थ में होता है, तो यह भी मीनिंगफुल नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि MSF को कई महाद्वीपों पर उनके मानवीय मतलब क्या है? मानव की सहायता के लिए जो धर्म पूर्वक कार्य होता है, जो सही काम होता है, लोगों की भले के लिए जो काम किया उसको बोलते हैं मानवीय काम। तो MSF को कई महाद्वीप पर उनके मानवीय कामों के लिए क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, नोबेल का शांति से सम्मानित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे किया गया, अगर अच्छे काम के लिए क्या मिलेगा? नोबेल का शांति। दंड मिलेगा क्या? नहीं, ये गलत है। गेम मिलेगा क्या? ये भी गलत है। भेंटो मिलेगा क्या? ये भी गलत है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो पुरस्कार होगा। तो देखिए अगर आप थोड़ी सावधानी से पढ़ेंगे तो हमारा जो गद्यांश वाला पार्ट है यह पूरा 5 में 5 नंबर देखे जाएगा। हम लोग हिंदी तो थोड़ा बहुत पहले से जानते ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें देखना है ना कि विकल्प में एलिमिनेशन विधि का भी मेथड अपनाना है, और जो सबसे सटीक होगा आपको वाक्य पूरा पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दें और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो पूरा 20 में 20 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बिल्कुल सही तरीके से सरल भाषा में सारे क्वेश्चंस के आंसर बताया जाए, और इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो, आपके तरफ से कोई सुझाव हो, तो बिल्कुल आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, किस तरीके का आपको कंटेंट्स चाहिए, इसके लिए आपका हमेशा आमंत्रण रहेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा मिल सके तो आप ज़रूर इस रोजगार संघ विपिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी हम दूसरी वीडियो प्रैक्टिस के लिए, अभी क्या हम लगातार करीबन 50 सेट, मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको वहीं से आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल, जैसे आप कहीं से कितना भी पढ़ाई कर लेंगे तो आपको अगर ये नहीं पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे जाकर के परेशानी हो सकती है और गलतियां हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम टाइम में आपको वो दृष्टि मिले, वो एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सटीक पढ़ाई करेंगे कम से कम टाइम में और मैक्सिमम नंबर गेन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी हिंदी में अभी तक सवाल पूछे गए SSCGD में, वो सबको बहुत ही बेहतर ढंग से आपके लिए व्याख्या करके लेके आओ। कम से कम 50-60 सीट तो कंटिन्यू लेकर के आएंगे, तो आप
ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू।